लगा। अभिमन्यु ने उसे चकमा देने की कोशिश की, लेकिन तारा ने उसे रोक दिया। वो अपनी त्वचा पर ठंडक महसूस कर रहा था। यह लगभग ऐसा था जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ घूम रहा हो। यह एक बहुत बुरा अनुभव था। यह हाथ एक मडफिश की तरह लग रहा है, गीला, चिपचिपा और बदबूदार, अभिमन्यु ने सोचा। वो हाथ अभिमन्यु के सिर के चारों ओर घूम गया। यह कुछ ढूंढ रहा था लेकिन असफल रहा, इसलिए यह अभिमन्यु की पीठ की ओर पहुंच गया। अभिमन्यु के पीछे से एक तेज आवाज आई। यह आवाज एक महिला की थी। वो चीख रही थी। यह आवाज आपुआ की थी। अभिमन्यु ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने सोचा था कि आपुआ को काल का विष ने पहले ही खा लिया है। अभिमन्यु ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उस सफेद हाथ से एक पारभासी लड़की की छाया उसके शरीर से निकल रही है। उस हाथ ने लड़की के गले को पकड़ लिया है और तुरंत अग्निघर ने उसे नीचे खींच लिया। खोखला स्थान धीरे धीरे बंद हो गया और ग्रे मच्छरों ने तुरंत आई बॉल को ढक दिया। वे धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो गए और धूसर धुएं के खंभों में बदल गए। तारा ने अपना हाथ उठाया और लाल रंग का छेद फिर से उसकी हथेली पर दिखाई देने लगा। सभी मच्छर पूरी गति से वापस छेद में उड़ गए और कुछ ही सेकंड में कमरा फिर से खामोश हो गया। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे किया। हो गया काम तमाम। वो अपने डरावने दांत निकालकर हंस रही थी। अभिमन्यु को राहत मिली। इलाज के बाद अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद अभिमन्यु उदास भाव के साथ आधा खाली बैग लेकर कमरे से बाहर निकला। उसने जो निराली और बेशकीमती सामग्री मून जिन मनोर बगीचे से प्राप्त की थी, उसका आधा हिस्सा तो तारा ने ले लिया था। हालांकि वो जानता था कि उसे तारा को भुगतान करने की जरूरत तो थी ही, फिर भी वो थोड़ा निराश महसूस कर रहा था क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी उन सबको हासिल करने में। आखिरकार मैं उस भूतनी के चंगुल से बच पाया और श्राप से मुक्त हो गया। यह अभिमन्यु का अब तक का सबसे खतरनाक कार्य था। यह भयानक था क्योंकि उसे लंबे समय से अच्छी नींद नहीं आई थी। उसे डर था कि सपने में वो लड़की आकर उसे मार डालेगी। जीरो उसकी उपस्थिति का बिल्कुल भी पता नहीं लगा सका, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ रहा था। अब मुझे दवाई की दुकान जाना चाहिए और वाटर ऑफ टीयर्स पर अपना हाथ रखना चाहिए। इसके अलावा मुझे एक अच्छे रक्षक स्पेल मॉडल की भी जरूरत है, अभिमन्यु ने सोचा। मैं अभी बहुत कमजोर हूं। मैं चीजों को खुद से संभालने में परफेक्ट होना चाहता हूं। उसे यह बात अब मालूम थी कि वे प्राचीन जादूगर संसाधन बिंदु कितने खतरनाक थे। हालांकि अभिमन्यु दूसरों की तरह तैयार नहीं था और उसके पास अभी भी उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के तरीकों की कमी थी। मुझे जादूगर की सीमा तोड़ने और सामान्य जादूगर बनने की जरूरत है। ये सोचते हुए अभिमन्यु ने सिल्वर एक्सेसरी को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से पर धीरे से रगड़ा। वो इस बात से दुखी था कि इलाकों और कस्बों में वो कुछ खास नहीं कर सकता था। आपुआ को परछाई ने निगल लिया था और उसने राधे को भी खो दिया था। अगर मैं काफी मजबूत होता तो शायद कम से कम 2 लोगों की जान बचा सकता था। सबसे मुख्य बात तो यह थी कि वो अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहता था। अभिमन्यु खुद पर बहुत गुस्सा था। वो जानता था कि वो अभी भी बहुत कमजोर है। मंत्रों का उपयोग करने का उसका उत्साह पहले ही समाप्त हो चुका था और उसने महसूस किया कि जादूगर स्टूडेंट्स और आम जादूगरों के बीच में कितना अंतर है। अंधेरे कमरे के अंदर तारा ने अपना तेल का दीपक एक काली मेज पर रख दिया। अचानक उसके पीछे अनगिनत छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगी और मच्छरों के ग्रुप उसके शरीर से उड़कर फिर से भूरे रंग की गेंद बनाने लगे। गेंद आधे में विभाजित हो गई और सफेद आई बॉल स्वयं प्रकट हो गया। तुम क्या सोचते हो आई बॉल? तारा गंभीर स्वर में बोली। हालांकि उसकी आवाज प्यारी थी लेकिन वो बहुत भयानक रूप वाली थी। हमने मून जीन गार्डन के साथ एक समझौता किया था। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। वे तुम्हारे छात्र को मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे।
आई बॉल ने उत्तर दिया। एक दुर्घटना? अगर अभिमन्यु को वापस स्कूल नहीं बुलाया गया होता तो वो बहुत पहले ही मर चुका होता। तारा खुश नहीं थी। मुझे सब कुछ जानने की जरूरत है। वे उन सामग्रियों को उससे पूरी तरह छुपा सकते हैं। वो राक्षस क्या सोच रहा था ये मुझे जानना है। उस आई बॉल की आंखें घूम गईं। एक बिचौलिए के रूप में मैं निश्चित रूप से यह नहीं चाहता कि आप दोनों इस स्थिति को गलत समझें। उस युवक के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी नफरत की वजह से हुआ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आई बॉल ने जवाब दिया। धड़ाक! तारा ने मेज पर तेजी से मुक्का मारा और कहा, यह मामूली नफरत नहीं थी। वे स्पष्ट रूप से उसे खा जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि काल का विष ने मुख्य खतरा दूर कर दिया है और मैंने उसके शरीर को साफ कर दिया। उसके अंदर अभी भी कुछ बुरा बचा हुआ हो सकता है। अगर वो चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं तो एक ठोस कारण तो उन्हें बताना ही होगा। कारण? क्या कारण? आई बॉल ने हैरानी से पूछा। अचानक कमरे में एक महिला की तेज आवाज गूंज उठी। कुछ खून की छींटें कोने में बिखर गईं और वो सिमट कर एक सिर के आकार की वस्तु में बदल गईं, जो एक जेलफिश की तरह लग रही थी। लाल वस्तु हवा में तैर रही थी, चमक रही थी। ये अजीब आवाज कर रही थी, तुम्हारा छात्र मेरी सामग्री चुराने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए मुझे दोष देने की कोशिश मत करना। इसके लिए तुम्हें पहले मुझसे माफी मांगनी चाहिए। जेलफिश ने आते ही चिल्लाकर कहा। मैं जानती थी, तारा ने शांति से जवाब दिया। उसके हाव भाव बदल गए। उसके चेहरे के आसपास नन्हे नन्हे कीड़े फुदक रहे थे। ये जादुई काली पीठ है ना? क्या तुम अब गंदी मैली काली पीठ के लिए काम कर रही हो? कब तक साफ करती रहोगी इस मैल को? लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। जेलफिश ने ताना मारते हुए बोला। हम पर सारे दोष मत मढ़ो। तुम जलते हो हमसे। मेरा स्टूडेंट इतना दयालु था कि उसने तुम्हारे स्टूडेंट्स को कभी नहीं मारा, तारा ने कहा। जेलफिश ने ठंडे स्वर में कहा, जादुई काली पीठ के स्टूडेंट ने वापस आते समय उस पर घात लगाने की कोशिश की और वो उसे ऐसा दिखाना चाहता था जैसे कि वो हमला हमने करवाया हो। अगर मेरे बच्चे उसके आसपास नहीं होते तो वो पहले ही मर चुका होता। क्या ऐसा है? तारा ने बेचैनी से पूछा। अब वो थोड़ी शांत लग रही थी। अभिमन्यु की मानसिकता एक प्रभावशाली जादूगर के बहुत करीब है। तुम्हारे बच्चे बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। वे अभिमन्यु को मार नहीं सकते थे। साथ ही मुझे लगता है कि जादुई काली पीठ के घात से बचने में वो सक्षम है। अगर वो एक निम्न श्रेणी का स्टूडेंट होता तो आपके स्टूडेंट उसको कब का कुचल चुके होते। तारा, तुम अपने स्टूडेंट के लिए इतना बोल रही हो। तुम क्या सोचती हो कि मैं गूंगा हूं? जो कुछ भी हो रहा है अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जेलफिश जोर से चिल्लाया। तुम दोनों शांत हो जाओ। जादुई काली पीठ की योजना थी तुम्हारे एक छात्र की हत्या करके तुम दोनों के बीच दुश्मनी कराना। इसलिए हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो तुम दोनों को अलग करना चाहता है, आई बॉल ने कहा। वो फिर से घूम गया। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, जेलफिश थोड़ा घमंड में बोला। तारा ने उसे घूर कर देखा। उन्होंने हमें कुछ समय के लिए अपना स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया और अब वे हमें अलग थलग करना चाहते हैं। हमें इसके बदले उन्हें दंड देना होगा, तारा ने कहा। तुम सही कह रही हो। हमें इसकी योजना बनानी ही होगी। तारा, कितने स्टूडेंट्स को वापस बुलाया गया है? आई बॉल ने पूछा। हमें एक योजना बनाने की सख्त जरूरत है। हमने लगभग 100 स्टूडेंट्स को संदेश भेजा है, लेकिन उनमें से केवल आधे ही वापस आए हैं। तारा ने अपनी आवाज धीमी कर दी। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और दुखद संदेश है। जेलफिश ने उन दोनों को रोका। मेरे स्टूडेंट्स में से एक को अभी अभी एक शव मिला है। ये तुम्हारे किसी छात्र का है। क्या? फिर से कहो। मेरे स्टूडेंट का शव कुछ देर पहले तुम्हारे छात्रों को मिला है?
जेलफिश ने बात करना बंद कर दिया। कुछ लाल धुंध उसके शरीर से अलग हो गई और उसने किनारे पर एक पतला अंडाकार दर्पण बनाया। उस इलाके में बादल छाए हुए थे और घास के मैदान के बीच में एक बड़ा एरिया काला हो गया था। जली हुई जगह पर एक युवती पड़ी हुई थी। अफसोस की बात यह है कि इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे मार दिया गया था। उसके शरीर को आधे हिस्से में काट दिया गया था और उस कट से खून निकल रहा था। यह लगभग ऐसा था जैसे उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी हो, सीधा काट दिया गया हो। मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली थी। उसके अंग गायब थे और उसके पेट में कुछ नहीं था। मुझे यकीन है कि इसी शक्ति ने ऐसा किया है। जेलफिश ने थोड़ा अफसोस जताते हुए बोला। शक्ति? तारा के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अरे मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। मुझे स्वयं इसकी जांच करनी होगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अब हम जा रहे हैं। जेलफिश आई बॉल के साथ गायब हो गई और ग्रे बॉल फिर से पूर्ण हो गई। यह अभी भी हवा में तैर रही थी। कुछ सेकंड के बाद तारा पागलों की तरह चिल्लाई, बुज़दिल है तू शक्ति। एक दिन मैं तेरा हिसाब करूंगी। मैं तेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। उधर अभिमन्यु अंडरग्राउंड सुरंग से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ये जगह इतनी खाली खाली सी क्यों है। युद्ध से पहले वो जादूगर स्टूडेंट्स को स्कूल में घूमते देखता रहता था, लेकिन आज उसने सुरंग में किसी को नहीं देखा। जैसे ही वो इस बारे में सोच रहा था, उसे कोने से किसी की कदमों की आहट सुनाई थी। एक पुरुष स्टूडेंट कोने में दिखाई दिया। आदमी ने भूरे रंग का शानदार सूट पहना हुआ था और फूल परिवार का प्रतीक चिन्ह उसकी जेब पर बना हुआ था। अभिमन्यु उस आदमी के पास चला गया और उसके चेहरे पर एक नजर डाली। यह आदमी शायद किसी का अंतिम संस्कार करके वापस लौटकर आया था। उस व्यक्ति के चेहरे पर उदास और गंभीर भाव थे। वो निर्वस्त्र था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जादुई काली पीठ ने स्कूल को कितना नुकसान पहुंचाया है, अभिमन्यु ने सोचा। वो दवाई विभाग की ओर चल पड़ा। उसने कई अन्य स्टूडेंट से मुलाकात की जो अंतिम संस्कार से वापस लौट रहे थे। वे सभी उदास और घबराए हुए लग रहे थे। अभिमन्यु को दवाई विभाग तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा। दवाई विभाग एक बड़ी खाली गुफा के अंदर बनाया गया था। उसकी दीवार पीली थी और गुफा के शीर्ष पर 4 विशाल चमकीले नीलम थे। नीलम पर उकेरे गए 4 अलग अलग स्टडीज के बारे में बताया गया था, जिसमें 4 मुख्य सिद्धांतों के बारे में लिखा था। बड़ी गुफा के अंदर 10 से ज्यादा लोग थे। वे इतने बड़े खाली मैदान पर खड़ी चींटियों की तरह लग रहे थे। लोगों ने अभिमन्यु की मौजूदगी को नोटिस तक नहीं किया। ज्यादातर लोगों के सीने पर काला रुमाल था। सभी के चेहरों पर गंभीर भाव थे। वे बगल में चलते हुए ग्रुप्स में बातें कर रहे थे। अभिमन्यु ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तेजी से उनके पास से गुजरा और काउंटर पर पहुंच गया। वहां दवाई बेचने के लिए काउंटर स्थापित किए गए थे और उनके पीछे कई दवाई प्रयोगशालाएं भी थीं। इस समय बीच के काउंटर पर एक ही व्यक्ति मौजूद था। ये एक अधेड़ उम्र की महिला थी। उस महिला का चेहरा सुंदर नहीं था, लेकिन वो कोमल और सभ्य दिख रही थी। लगता है कि ये कोई रईस महिला है, अभिमन्यु ने अनुमान लगाया। आखिरकार वो जानता था कि रईस लोग कैसे दिखते हैं। अभिमन्यु आगे बढ़ा और काउंटर के सामने खड़ा हो गया। नमस्ते, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं। अभिमन्यु ने देखा कि इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर सके, वो महिला अपना सर हिला रही थी। माफ करें, हमारे संसाधन बिंदुओं में से एक पहले ही खरीदा जा चुका था, इसलिए दवाई स्टोरेज लगभग खाली हो चुकी है। हमने थोड़ी देर के लिए दवाई बेचना बंद करने का फैसला किया है, महिला दुकानदार धीमी आवाज में बोली। इसके अलावा एक बुरी खबर यह है कि दवाई मास्टर देवांग को मार दिया गया था युद्ध में, इसलिए हम दुकान को फिर से कब खोलेंगे इसकी कोई तारीख नहीं पता है। उस महिला ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। एक संसाधन बिंदु पहले ही लिया जा चुका था और वो फिलहाल मौजूद नहीं था। ये जानकर अभिमन्यु हैरान रह गया। दवाई बनाने में कठिनाई के कारण दवाई हमेशा अनोखी और महंगी होती थी, ये तो वो जानता था।
एक दवाई की कीमत कच्चे माल की कीमत से 10 या 100 गुना ज्यादा हो सकती है। लेकिन अब उन्होंने दुकान बंद करने का फैसला किया है। यह अभिमन्यु के लिए अच्छी खबर नहीं थी। अभिमन्यु आज वाटर ऑफ टीयर्स खरीदना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे नियमित दवाई भी नहीं मिलेगी। साथ ही वाटर ऑफ टीयर्स की प्रतीक्षा सूची जादुई स्टूडेंट्स की प्रतिभा के स्तर पर आधारित होती थी। अभिमन्यु की प्रतिभा का स्तर थोड़ा कम था, जबकि वाटर ऑफ टीयर्स को पहले केवल उच्च प्रतिभा लेवल वाले स्टूडेंट्स को ही बेचा जाएगा। अगर उच्च प्रतिभा वाले स्टूडेंट्स बार बार प्रतीक्षा सूची में शामिल किए जाते रहे तो शायद अभिमन्यु की बारी कभी आएगी ही नहीं। अधेड़ उम्र की महिला दयालु थी। उसने अभिमन्यु का उदास चेहरा देखकर थोड़ा और समझाने का फैसला किया। उसने कहा, सिर्फ हम ही नहीं है बेटा, आकाश गंगा और जादुई काली पीठ में भी दवाइयों की कमी है। युद्ध के दौरान कई संसाधन बिंदु नष्ट हो चुके हैं या कुछ लूट लिए गए हैं। इसलिए अभिमन्यु ने उसकी बातें सुनी और आह भरकर कहा, मैं समझ गया। बस मुझे उम्मीद थी कि शायद यहां दवाई मिल जाएगी। किन उम्मीदों की बात कर रहा है अभिमन्यु? इस रंग बदलती मायावी दुनिया में क्या होगा अभिमन्यु का अगला कदम? अभिमन्यु निराश होकर वापस जाने लगा, लेकिन उसे किसी ने पुकारा। बेटा रुको, उस महिला ने कहा। अभिमन्यु पीछे मुड़ा और उसने महिला की आंखों में देखा। उसे देखकर ऐसा लगा कि शायद कुछ बात बन सकती है। अभिमन्यु ने कहा, देखिए, मेरी थैली में कुछ अनोखी सामग्री है। क्या मैं अब भी उन्हें यहां जादुई पत्थरों के लिए बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकते हो। हमें सामग्री की आवश्यकता है। हम उन्हें मुख्य कीमत से दुगने पर खरीदेंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बेचने का ये अच्छा समय है। वो दुकानदार महिला फिर से मुस्कुराई। अभिमन्यु ने जो मून जीन मनोर से लिया था, जैसे कि ड्रैगन स्केल फूल और इस बार प्राप्त की गई एक सिंगल आई फ्लावर, वो उसने निकाल ली। वो उन्हें जल्दी जल्दी में लेकर आया था, इसलिए उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी। हालांकि महिला ने सामग्री का निरीक्षण किया और अभिमन्यु को 5 ब्लैक कार्ड दिए। 1000 जादुई पत्थर के लिए 1 ब्लैक कार्ड का आदान प्रदान किया जा सकता था। दरअसल उच्च गुणवत्ता वाले जादुई पत्थरों को अब एक नया आकार दिया गया था और ये ब्लैक कार्ड उसी नए आकार का एक नतीजा था। उन काले कार्ड्स का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता था और इसके बदले 5000 जादुई पत्थर लिए जा सकते थे। उस महिला ने अभिमन्यु द्वारा प्रदान की गई बहुत सी अनोखी सामग्री देखी, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि वे हजारों जादुई पत्थरों लायक थे। बड़ी मात्रा में जादुई पत्थरों का व्यापार आमतौर पर बड़े परिवारों के बीच ही होता था। मदद के लिए धन्यवाद, अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा और उसने काले कार्ड्स अपनी थैली में रख लिए। बेटा, अगर तुम्हें कुछ और लेना हो तो फिर से आ जाना, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिमन्यु पीछे मुड़ा और काउंटर छोड़कर चल दिया। अगर मैं वाटर ऑफ टीयर्स नहीं खरीद सकता तो मुझे पहले एक बचाव मंत्र मॉडल की तलाश करनी होगी। अभिमन्यु ने बिना समय गंवाए बाकी जादुई विभाग की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट बाद अभिमन्यु बड़ी दीवार के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना सिर उठाया और उस पर सूचीबद्ध मंत्रों को देखा। पास पास करीब 8 अन्य लोग खड़े थे। कुछ बूढ़े थे तो कुछ जवान। उनमें से ज्यादातर लोग मंत्रों को घूर रहे थे। कई लोग क्लर्क से कीमत पूछ रहे थे। हॉल शांत था। वहीं पर 2 लोग जमीन पर बैठकर ध्यान भी कर रहे थे। अभिमन्यु ने सूची देखी और आग, हवा और काले जादुई मंत्रों को ढूंढने लगा। वहां हवा मंत्र केवल 2 लेवल वालों के लिए थे। हल्का वजन और कम फुर्ती बढ़ाने के लिए वो कारगर थे। अग्नि मंत्र के लिए अभिमन्यु ने चमकीली और जलती हुई लौ देखी, लेकिन इन दोनों लेवल्स के लिए वहां पर कोई भी बचाव मंत्र मॉडल नहीं था। लेकिन काले जादू मंत्रों में वहां पर 3 बचाव मॉडल जरूर थे। पहला था हथियार नियंत्रण। लकड़ी के हैंडल वाले हथियारों का प्रभावी इस्तेमाल करना। हथियार अपने मालिक पर हमला होने से बचाएगा। अभिमन्यु ने यह देखकर पढ़ना बंद कर दिया कि यह केवल लकड़ी के हैंडल वाले हथियारों पर प्रभावी था और जादू खुद में कमजोर था। दूसरा था डेथ कॉइल। उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखा था कि कॉस्टर को डेथ एनर्जी से घेरें
और चारों ओर एक कमजोर फोर्स फील्ड बनाए। रेंज 2 मीटर, करीबी मुकाबले के लिए अच्छा। कमजोरी, मारक क्षमता वाले हथियार। अभिमन्यु ने सोचा कि यह शायद खरीदा जा सकता है, लेकिन अब उसने आखिरी ऑप्शन को देखा। वहां था अस्थि कवच। उसके लिए इंस्ट्रक्शन था, अपने आप को हड्डियों से ढकें। हड्डियां जितनी मजबूत होंगी, बचाव उतना ही अधिक होगा। शारीरिक हमलों का बचाव करने के लिए बढ़िया। इसकी कमजोरी, ऊर्जा के हमले। अभिमन्यु ने देखते हुए सोचा, वो जानता था कि वे स्कूल में सबसे ज्यादा बिकने वाले जादू थे और वे बुनियादी लड़ाई के दौरान मददगार थे। हालांकि अभिमन्यु को वो तो नहीं मिला जो वो चाहता था, फिर भी वो क्लर्क की ओर चल पड़ा। चश्मा पहने एक बूढ़ी औरत वहां पर खड़ी थी। उसने अभिमन्यु से पूछा, आप क्या चाहते हैं बेटे? क्या मैं लेवल 1 के बचाव मंत्र मॉडल देख सकता हूं, जो भी इस सूची में दी गई है? क्या वो मेरे लिए उपयुक्त होगी? अभिमन्यु ने बहुत ही तरीके से अपनी बात कही। उस बूढ़ी औरत ने सिर उठाया और उसका सवाल सुनकर अभिमन्यु की ओर देखा। वो थोड़ी हैरान सी लग रही थी। केवल रैंक 3 जादूगर स्टूडेंट्स जो सीमा को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो ही हाई लेवल बचाव मंत्र मॉडल खरीदते हैं। वो हैरान थी क्योंकि अभिमन्यु तो बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन वो औरत नहीं जानती थी कि अभिमन्यु ने तो अपना पूरा जीवन ही रैंक 3 तक पहुंचने में लगा दिया था। उस औरत ने सामने की दराज खोली और एक पतली पुस्तिका निकाली और कहा, यह सभी लेवल 1 मंत्र मॉडल है जो हमारे पास फिलहाल मौजूद है। तुम एक नजर डाल सकते हो। कुछ मंत्र मॉडल सामान्य जादूगरों द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए वे उपयोगी नहीं होंगे। इस बात का खरीदते समय ध्यान रखना। अभिमन्यु के पास 5 काले कार्ड्स थे, इसलिए उसने प्राइस टैग को देखना ही छोड़ दिया। उसने काला जादू, फायर और विंड वर्ग में मनचाहा मंत्र खोजना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले पवन वर्ग को देखा, क्योंकि पवन ऊर्जा के कण उससे प्यार करते थे। अभिमन्यु ने सोचा कि इसका कारण वो विशेष अंगूठी है जिसका वो पहले इस्तेमाल किया करता था, लेकिन वो इसके बारे में निश्चित नहीं था। पवन मंत्रों का एक पूरा का पूरा पन्ना दिया गया था, लेकिन उनमें से अधिकांश मंत्र जो थे, उन सबका इफेक्ट लगभग एक जैसा था। विंड ब्लास्ट नाम का एक जादू था वहां पर। उसके कई रूप थे, लेकिन सभी मंत्रों को सिर्फ एक ही नाम दिया गया था। उन मंत्रों में से कुछ की सीमा 5 मीटर थी और कुछ की सीमा 7 मीटर थी। इन मंत्रों में अलग अलग जादूगरों ने सुधार किए थे और छोटी सीमा वाले मंत्र आमतौर पर बड़ी रेंज वाले लोगों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचा सकते थे। उन मंत्रों में एक मंत्र था पार्टी मंत्र, जिसे कि समन विंड भी कहा गया था। यह एक बहुत बड़े क्षेत्र में हवा का उत्पादन करता था और ज्यादातर बड़े दलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अभिमन्यु ने सभी बेतरतीब मंत्रों को छोड़ दिया और बचाव मंत्र की तलाश शुरू कर दी। इस पुस्तिका के सभी मंत्र लेवल 1 के मंत्र थे और सामान्य जादूगर ही उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। दरअसल सामान्य जादूगर ही बचाव मंत्र का इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए अभिमन्यु को सामान्य जादूगर के रूप में पहचाने जाने के लिए कम से कम लेवल 1 के मंत्र का इस्तेमाल करना आना चाहिए था। अभिमन्यु सूची की जांच करता रहा। वहां पर एक मंत्र था जिसका नाम था जल्दबाजी। इस जादू ने अभिमन्यु का ध्यान खींचा। यह गति को बढ़ा सकता था। उसने सोचा कि वो इसका उपयोग अपने तीर की क्षति को बढ़ाने के लिए कर सकता है। यह मंत्र फुर्ती बूस्ट के समान था। अगर अभिमन्यु इसे अपने जूते पर डाल लेता तो वो तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम हो जाता। कीमत थी बस 10 मैजिक स्टोन्स। पवन वर्ग में कोई खास बचाव मंत्र मॉडल नहीं थे, इसलिए अभिमन्यु ने अग्नि वर्ग का पन्ना खोला। अग्नि मंत्रों को सूचीबद्ध करने वाले पृष्ठ की पृष्ठभूमि लाल थी। अभिमन्यु जल्दी से क्षति और समर्थन मंत्र के पृष्ठ पे चला गया, फिर बचाव मंत्र को जल्दी से देखने लगा। वहां पर लगभग 8 बचाव मंत्र थे। पहला था उच्च तापमान क्षेत्र। उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कॉस्टर के चारों ओर एक अग्नि बल क्षेत्र बनाएं और इस अग्नि क्षेत्र की वजह से जो भी खेत के पास जाएगा वो पानी नहीं ले पाएगा। विरोधी शक्तिहीन हो जाएंगे। रेंज 3 मीटर। इस कैटेगरी में दूसरा मंत्र था फ्लेमिंग आयरन। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस थे उच्च तापमान वाले लोहे का एक टुकड़ा बनाएं और ये उस पर हमला करेगा जो
कॉस्टर को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। आवश्यक सामग्री आयरन शार्ड। अगला मंत्र था हीट वेव। 2 मीटर के दायरे में ठंडी और गर्म लहरें बनाएं। हवा में घुसते ही दुश्मन अपना संतुलन खो देगा। अगला था हीट ड्रेन। ये एक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है। रेडियस 3 मीटर। शत्रुओं के शरीर का तापमान कम कर देगा और उनके कार्यों की गति धीमी हो जाएगी। अगला था फ्लेम गार्ड। प्रभावी दायरे में शत्रुओं को आग से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। रेडियस 2 मीटर। यह काफी तेज है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से इसका नुकसान उतना नहीं होगा। डिफेंस फायर मंत्र वास्तव में अभिमन्यु के लिए अच्छे विकल्प थे, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसे कौन सा मिलेगा, इसलिए उसने काले जादू वर्ग में भी देखने की सोची। काला जादू पेज पृष्ठ की पृष्ठभूमि काली थी और शब्द सफेद स्याही से लिखे हुए थे। अभिमन्यु ने बचाव मंत्र पाया और पढ़ना शुरू कर दिया। पहला था बॉडी हार्डन। कॉस्टर अपने शरीर के हिस्से को सख्त कर सकता है और किसी की शारीरिक रक्षा को बहुत बढ़ा सकता है। कमजोरी आग। दूसरा था रेंज एलिमिनेटर। मार करने वाले हथियारों से बचाव करने के लिए यह बढ़िया था। कुछ हथियार जैसे कि तीर, वो इससे टकराते ही नष्ट हो जाएंगे। न्यूनतम दूरी 12 मीटर। अगर दुश्मन 12 मीटर की सीमा के अंदर है तो यह असर नहीं करेगा। अगला था हस्तक्षेप क्षेत्र। कॉस्टर के 5 मीटर के दायरे में शत्रु विचलित हो जाएगा। उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव होंगे। भय और थकावट भी उसे घेर लेगी। कमजोर दिमाग वाले दुश्मनों पर ज्यादा असरदार। अगला था रसातल नेत्र। आई बॉल शौकीन। कॉस्टर की दृष्टि में लोगों को भ्रम दिखाई देने लगेगा और अगर वो खुद को वास्तविकता से अलग नहीं कर पाए तो वे थक जाएंगे। इसका यूनिवर्सल प्रभाव होगा। इससे शत्रु की सहन शक्ति कम हो जाएगी और उन्हें युद्ध करने में डर लगेगा। काला जादू वर्ग में वे सभी 5 बचाव मंत्र थे। उनमें से 2 का इस्तेमाल तो सिर्फ जादूगर ही कर सकते थे। इस बीच मॉसरिन की डेथ कॉइल, लड़ाई का मैदान का हमला और लक्ष्य किया गया निशाना, इन सभी जादुई मंत्र का निष्क्रिय जादू के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। अभिमन्यु को लगता था कि अगर उसका किसी दिन किसी जादूगर से सामना हुआ तो मुकाबला काफी करीबी होगा। उसने खुद को अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर लिया था और उसके शारीरिक हमले के संयोजन मजबूत हो चुके थे, इसलिए ज्यादातर समय वो दुश्मन की ओर खुद ही बढ़ जाया करता था। अगर दुश्मन के पास बचाव जादू होता तो वो उन्हें गोल गोल उलझा कर रखता और उन पर हमला करता। उसे एक निष्क्रिय बचाव मंत्र की बहुत आवश्यकता थी ताकि वो लड़ाई के दौरान समय बचा सके। इसलिए उसने सोचा कि काला जादू वर्ग में ये जो निष्क्रिय मंत्र हैं शायद उसके लिए उतने कारगर नहीं है। ऐसे कई रंग बिरंगे मंत्र थे जो क्षेत्र को नुकसान पहुंचाते थे और अगर पर्याप्त जगह दी जाए तो वो उनका आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि उसे अपने दम पर मजबूत दुश्मनों से निपटने के लिए एक तरकीब की भी जरूरत थी। ये 3 निष्क्रिय मंत्र इसलिए बनाए गए थे ताकि शत्रुओं के समूह से निपटा जा सके। अभिमन्यु ने सोचा कि फिर से एक बार फायर वर्क को देख ले, इसलिए उसने पन्ने पलटने शुरू कर दिए, लेकिन उनमें से कोई भी मंत्र शारीरिक हमलों से बचाव नहीं कर सकता था जब तक कि उसके दुश्मनों की बुनियादी लौ हमलों से नीचे नहीं ला जा सके। सिर्फ तभी वो कारगर साबित हो सकते थे। उसने अन्य श्रेणियां देखी। वाटर एंड प्लांट वर्ग में कई मंत्र थे जो शारीरिक हमलों से बचाव करने में मददगार साबित हो सकते थे, लेकिन अभिमन्यु उन ऊर्जा कणों से इतना परिचित नहीं था। वो पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे ऐसा लग रहा था। अभिमन्यु ने प्राचीन जादूगर की किताबों से बहुत कुछ सीखा था। वो जानता था कि उसे 1 या 2 प्रकार के ऊर्जा कणों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ज्यादा चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान भटक जाता है। पवन और अग्नि ऊर्जा के कण अभिमन्यु को ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो अधिक से अधिक पवन और अग्नि मंत्रों का उपयोग करने का प्रयास करता था। अन्यथा उसका स्पेल पावर आउटपुट अन्य जादूगरों की तुलना में कम हो जाएगा। वो जितना बेहतर एनर्जी कणों को नियंत्रित कर सकता है, उसके मंत्र उतने ही मजबूत होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अभिमन्यु गहरी सोच के साथ पुस्तिका में सूचीबद्ध मंत्रों की जांच करता रहा। उसके लिए आदर्श मंत्र बचाव मंत्र ही था जो शारीरिक हमलों से एक निश्चित स्तर तक उसका बचाव कर सकता था।
वो एक ऐसा मंत्र चाहता था जिसकी सीमा भी बेहतर हो और अगर आमने सामने की लड़ाई हो तो उसमें भी कारगर साबित हो। इसके अलावा उसे ऊर्जा हमलों से रक्षा करने के लिए एक अवरोध मंत्र की भी आवश्यकता थी, लेकिन उसकी आवश्यकता को पूरा करने वाले वहां जो मंत्र दिए गए थे वो लेवल 1 के मंत्र तो नहीं थे। इस तरह के मंत्र उन मंत्रों से कमजोर होंगे जो केवल शारीरिक या ऊर्जा हमलों का बचाव कर सकते होंगे। अगर अभिमन्यु की लड़ाई किसी ऐसे इलाके में होती है जहां गर्मी ज्यादा है, यानी कि वहां का तापमान अधिक है, तो यह मंत्र आमने सामने वाली लड़ाई के लिए अच्छा साबित होता। लेकिन अगर हमलावर छुपकर हमला कर रहे हैं या फिर दूर हैं, तो यह उनके खिलाफ बढ़िया नहीं था। अगर शत्रु विभिन्न प्रकार के धातु के हथियारों से हमला करते हैं तो जादू उनका तापमान बढ़ाकर उनके हमले को और भी मजबूत बना देगा। इसका असर तो उल्टा हो जाएगा। एक और मंत्र ने अभिमन्यु का ध्यान आकर्षित किया और वो था हीट ट्रेन। लेकिन इस मंत्र के साथ समस्या यह थी कि यह कुछ ही समय के लिए कारगर साबित हो सकता था और वो भी एक सीमित दायरे के अंदर। इसके अलावा इस मंत्र की एक और कमजोरी थी कि अगर इसे सिर्फ एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करके चलाया जाता तो यह मंत्र हमलावर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। जाहिर तौर पर अग्नि मंत्र अपराध पर केंद्रित थे और पवन मंत्र सहायक पर। यहां तक कि बचाव मंत्रों में भी ऐसी ही विशेषताएं थी। अभिमन्यु अभी भी मुख्य जादुई मंत्र के लिए अग्नि और पवन मंत्रों का ही इस्तेमाल करना चाहता था। वो अब अपना सारा समय काले जादू पर नहीं बिताना चाहता था। जादूगरों का पहला बचाव मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे उनकी प्रतिभा मंत्र भी मजबूत हो जाती थी। अगर अभिमन्यु ने गलत चुनाव किया तो यह उसकी भविष्य की प्रगति को बहुत प्रभावित करेगा। प्रतिभा मंत्र एक जादूगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र का इस्तेमाल करने के लिए कोई दिमागी शक्ति नहीं लगती। इस मंत्र की कोई सीमा भी नहीं थी और इसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता था। एक और जादुई मंत्र था जिसका नाम था टैलेंट स्पेल। टैलेंट स्पेल का इस्तेमाल करने पर वो जादूगर और जादूगर स्टूडेंट्स के बीच का भेद पता लगा सकता था और इसी वजह से जो भी जादुई रैंक 3 के स्टूडेंट्स होते थे उन्हें बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में वो जादुई मंत्र आराम से छांट देता था। अभिमन्यु सोचता रहा और अंत में कुछ देर सोचने के बाद उसने कुछ फैसला किया। उसने जितने भी बचाव स्पेल मॉडल देखे थे सब के सब खरीद लिए। अभिमन्यु के पास इतना पैसा था कि वो इन सब को खरीद सकता था, इसलिए उसने खरीद लिया। और अगर उसे फिर से स्कूल छोड़ना पड़ता तो उसके पास स्टोरेज की अब कोई कमी नहीं थी। बचाव मंत्र के अलावा अभिमन्यु ने विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुंचाने वाले मंत्र भी खरीद लिए क्योंकि वो अपने डेटाबेस के लिए अधिक जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। उसने स्कूल में उपलब्ध सभी पवन और अग्नि मंत्रों को खरीद लिया और उसके अलग अलग 1000 जादुई पत्थर खर्च किए। काल चक्र विद्यापीठ काले जादू और छाया मंत्रों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसने जो पवन और अग्नि मंत्र खरीदे वे सभी स्कूल में मौजूद थे। अभिमन्यु ने लगभग 100 मंत्र खरीदे और उसने एक काला कार्ड क्लर्क को सौंप दिया। क्लर्क ने उसे बदले में 3 जादुई पत्थर दिए। वे जादुई पत्थर मीडियम क्वालिटी वाले जादुई पत्थर थे जिनकी कीमत 30 नियमित जादू पत्थरों के बराबर थी। क्लर्क ने वहां मौजूद कई जादूगर स्टूडेंट से कहा कि वहां मौजूद जितनी भी जादुई किताबें हैं वो सभी वापस कर दें और अभिमन्यु को दे दें। स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया। अभिमन्यु उन्हें अपने कमरे में ले गया। प्रत्येक जादूगर स्टूडेंट के हाथ में एक बड़ा बक्सा था। बक्से जादुई किताबों से भरे हुए थे और वो बहुत भारी थे। सभी स्टूडेंट्स ने किताबों को सही तरीके से रखने में अभिमन्यु की मदद की और वे चले गए। अब नए जादू सीखकर अभिमन्यु कौन सा करामात करेगा? आखिर क्या है उन जादुई किताबों में? अभिमन्यु दरवाजे के बाहर आकर हॉस्टल के दालान को देखने लगा। ज्यादातर दरवाजे बंद थे और फर्श धूल से ढका हुआ था। वो फर्श पर उनके पैरों के निशान साफ तौर पर देख सकता था। मैं अब यहां अकेला हूं, अभिमन्यु ने आह भरी। काला जादू विशेष और एनर्जी रिवीजन डिपार्टमेंट के जादूगर स्टूडेंट इस इलाके में रहते थे। इस दालान में 10 कमरे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि केवल अभिमन्यु ही वापस आया था क्योंकि हॉस्टल के सारे कमरे खाली पड़े थे। अभिमन्यु थोड़ा उदास था। दालान में अंधेरा था।
दीवार पर लगे तेल के दिए बुझे हुए थे, क्योंकि यहां कुछ समय से कोई नहीं रह रहा था। सिर्फ अभिमन्यु के कमरे में इकलौती रोशनी हो रही थी। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। ये कभी शोर शराबे वाली जगह हुआ करती थी। लोग हर समय बात करते रहते थे, लेकिन अब आसपास कोई नहीं था। अभिमन्यु दरवाजे के पास खड़ा था। उसने अंधेरे दालान को देखा। अकेलापन उसके मन को भर रहा था। अभिमन्यु अपने कमरे में वापस चला आया और दरवाजा बंद कर लिया। वो डेस्क पर रखे तेल के दिए को कुछ देर तक देखता रहा। पीली रोशनी ने उसे सुकून का एहसास कराया। अब युद्ध की स्थिति को और भी बदतर बना दिया गया था। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। वो बड़े बक्सों की ओर चला और नीचे झुक गया। बक्सों के किनारों को चांदी की लोहे की पट्टियों से ढका गया था, लेकिन वे बंद नहीं थे। अभिमन्यु ने आसानी से डिब्बे खोल लिए। सभी मंत्रों वाली किताबें बक्सों के अंदर रखी हुई थी। जादू के बक्से सफेद गोले में ढके हुए थे और मंत्रों के नाम सामने काले रंग में लिखे गए थे। अभिमन्यु ने लाइट वेट नाम की एक विंड स्पेल किताब पकड़ी। वो डेस्क के पास बैठ गया और रोशनी के नीचे पढ़ने लगा। साथ ही जीरो ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु द्वारा पढ़ी गई हर बात को जीरो आसानी से रिकॉर्ड कर सकता था। यही वजह थी कि अभिमन्यु हर चीज को बहुत तेजी से सीख लेता था और लोगों को लगता था कि वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। एक औसत जादूगर स्टूडेंट को एक मंत्र किताब को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए महीनों की आवश्यकता होती है। हाई टैलेंट लेवल वाले जादूगर स्टूडेंट तेजी से स्टडी कर सकते थे, लेकिन उन्हें अभी भी कम से कम 2 महीनों की आवश्यकता थी, क्योंकि एक जादू सीखने के लिए बुनियादी ज्ञान की आवश्यकता होती थी। अन्य जादूगर स्टूडेंट की तुलना में अभिमन्यु की सीखने की स्पीड बेहद तेज थी, क्योंकि उसे केवल एक बार किताब पढ़ने की जरूरत थी और जीरो सबको डेटा में सेव कर लेता था, जिसे अभिमन्यु जब चाहे पढ़ सकता था। जीरो ने अभिमन्यु द्वारा प्राप्त की गई नई जानकारी जांच करने के बाद अभिमन्यु को हैरान कर दिया। डेटाबेस पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पूरा था। कोई भी यहां से मंत्रों को बढ़ाने के लिए चुन सकता है, और मंत्र कितना मजबूत होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी दिमागी शक्ति कितनी है। अभिमन्यु किताब पढ़ रहा था और जीरो की रिपोर्ट सुनकर वो खुश दिख रहा था। लाइब्रेरी के बीच में 2 बड़े लाल लकड़ी के बुक शेल्फ रखे हुए थे और अलमारियां विभिन्न प्रकार की किताबों से भरी हुई थीं। कई बड़े जादूगर अलमारियों के पास फोर्स बैरियर लगा रहे थे। वे ये देखना चाहते थे कि जादूगर की किताबों में ज्ञान की जांच करने के लिए जादूगर स्टूडेंट्स के पास कितनी दिमागी शक्ति थी। यह थ्योरी अभिमन्यु द्वारा प्राप्त की गई पहली जादुई किताब के करीब थी। अगर उसकी दिमागी शक्ति पूरी तरह से स्थिर नहीं होती तो उसका दिमाग उस किताब को खत्म नहीं कर पाता। अभिमन्यु कमरे के कोने में बैठा था। लाइब्रेरी एक बैठक हॉल की तरह लग रही थी। फर्श लाल और छत पीली थी। बगल की दीवारों में पीले चमकीले क्रिस्टल डाले गए थे जो कमरों को रोशन कर रहे थे। यहां का तापमान हमेशा आरामदायक रेंज में रहता था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने कमरे के तापमान को लगातार बदलने के लिए जादू कर दिया हो। अभिमन्यु के बगल में 4 अन्य जादूगर स्टूडेंट किताब पढ़ रहे थे। वे बहुत शांत थे और केवल पन्ने पलटकर अपना टाइम पास कर रहे थे। जादूगर स्टूडेंट आमतौर पर लाइब्रेरी में नहीं पढ़ते थे। वे किताब उधार लेते थे और कहीं और पढ़ते थे, क्योंकि लाइब्रेरी की किताबों में ऐसे कई किस्से थे जिन्हें जादूगर स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत मुश्किल था। उन्हें हर जरूरी बिंदु पर सोचने के लिए समय चाहिए होता था। जीरो की रिपोर्ट को लेकर अभिमन्यु अभी भी एक्साइटेड था। उसने जीरो को आदेश दिया, जीरो अभिमंत्र चुनो और उसे सेट करो। जीरो ने पूछा, और क्या जानकारी चाहिए? जांचो कि हाई तापमान क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कितनी दिमागी शक्ति की आवश्यकता है। अभिमन्यु ने जीरो को आदेश दिया। समय की जरूरत 3 महीने, 2 दिमागी शक्ति प्रतिदिन खत्म हो जाएगी, जीरो ने बताया। 3 महीने? अभिमन्यु अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ाया। जीरो, पढ़ने के बाद मंत्र कितना मजबूत होगा? जीरो ने तुरंत जवाब दिया,
सफलता दर 88%, परिणाम प्रभावी क्षेत्र में बढ़ा, तापमान सीमा में बढ़ा, एनर्जी की आवश्यकता बढ़ी। अभिमन्यु ने कुछ देर सोचा और अपने हाथ में जो किताब उसने पकड़ी हुई थी उसे नीचे रख दिया। मुझे मंत्रों की शक्ति को मापने के लिए ठहराव स्थापित करने की आवश्यकता है। मेरे पास अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। एक बार जब मैं ठहराव बना लूं तो मैं जीरो से अपनी जरूरत के मंत्रों को बढ़ाने के लिए कहूंगा, अभिमन्यु ने अपने आप से कहा। 20 मिनट बाद अभिमन्यु एक लंबे दालान से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। दालान के दोनों ओर दरवाजे और एक काउंटर था। एक पतला बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा हुआ था। वो एक लाल किताब पढ़ रहा था। उसने अपने पास खड़े अभिमन्यु को देखा और उसने अपना सिर उठाया। 2 घंटे का किराया, एक जादुई पत्थर, कमरे तक खुद जाना होगा। केवल 1 से 10 ही कमरे हैं, अन्य कमरे सामान्य जादूगरों के लिए बुक हैं, बूढ़े ने हल्के स्वर में कहा। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और जादुई पत्थर नीचे रख दिया। बूढ़े ने उसे एक लकड़ी का टैग दिया और अभिमन्यु ने उसे अपनी बाईं कलाई से बांध लिया। फिर वो मुड़ा और कमरा नंबर 7 की ओर चल दिया। दरवाजा सफेद मेटल से बना हुआ था लेकिन बहुत भारी था। अभिमन्यु ने अपनी बाईं हथेली उठाई और दरवाजे की सतह पर दबा दिया। दरवाजे पर कुछ लाल बत्ती चमकी और लकड़ी के काले टैग पर एक काला नंबर 7 दिखाई दिया। दरवाजा खुल गया। अभिमन्यु अंदर आया और एक लंबी अंधेरी सुरंग से गुजरा। वो एक बड़े खाली कमरे में पहुंचा। कमरा बड़ा था, लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का। फर्श, छत और दीवारें काले पत्थर की ईंटों से ढकी हुई थी। उन ईंटों पर अजीबो गरीब रंग बिखरे हुए थे और वे बेतरतीब लाइन में चमक रहे थे। एक छोटे से क्षेत्र पर लाल चमक दिखाई दी और दूसरे क्षेत्र के चमकने के तुरंत बाद वो गायब हो गई। छत से एक बड़ा मोमबत्ती झूमर लटका हुआ था। मोमबत्तियां पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। कमरे में 2 अन्य जादूगर स्टूडेंट्स थे। एक रैंक 3 का था जबकि दूसरा जीरो के रिपोर्ट के अनुसार रैंक 2 का था। वे दाएं और बाएं कोने में प्रैक्टिस कर रहे थे। अभिमन्यु उन दोनों को देखे बिना आगे बढ़ गया एक खाली एरिया की ओर। ये स्पेल लैब थी। इसका उपयोग टारगेट प्रैक्टिस और मंत्र शक्ति जांच के लिए किया गया था। अभिमन्यु के आसपास कई टारगेट और डमी थे। यह क्षेत्र लगभग एक तीरंदाजी ट्रेनिंग मैदान के समान था। रैंक 3 की जादूगरनी स्टूडेंट एक गोरी महिला थी जो वहां पर बहुत ही चालाकी से मंत्रों की प्रैक्टिस कर रही थी। यह सेफ एरिया जादू ग्रुप्स द्वारा बनाया गया था ताकि जो नए स्टूडेंट्स हों वो वहां पर आकर अपने मंत्रों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सही तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर सकें। उसने कई अनोखे मंत्रों का इस्तेमाल किया और जादू के घेरे को आदेश देकर हटा दिया। दूसरी तरफ रैंक 2 का जादूगर स्टूडेंट एक युवक था। वो लगभग 20 वर्ष का था। वो भी जादू टोने का इस्तेमाल कर रहा था अपने ऊपर। उसका शरीर नीले रंग की चमक से ढका हुआ था। अभिमन्यु को परवाह नहीं थी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। वो मुड़ा और अपने सामने वाले निशान की ओर देखने लगा। अगले ही पल अभिमन्यु ने जीरो से पूछा, जीरो, मेरी मंत्र शक्ति को रिकॉर्ड करना शुरू करो। माप के रूप में डिग्री का प्रयोग करना। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, जीरो ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने धीरे से हाथ उठाया। उसकी उंगली की एक नोक से काली धुंध उठी। उसने जोर से अपनी उंगलियां थपथपाई और पवन एनर्जी के पार्टिकल्स ने काली धुंध को निशान की ओर उड़ा दिया। कुछ ही सेकंड बाद लकड़ी का पीला निशान धुंधला हो गया, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। वो सोचने लगा कि पवन एनर्जी तो काम कर रही है। अभिमन्यु ने राहत की सांस ली। उस वक्त जीरो ने रिपोर्ट दी। रिपोर्टिंग परिणाम, साथ ही पावर डेटा का भी परिणाम। काला जादू एनर्जी पार्टिकल्स को प्रभावी होने के लिए 5 डिग्री एनर्जी की आवश्यकता होती है। 1.5 से कम स्टैमिना वाले दुश्मन घातक नुकसान उठाएंगे। 1.5 से अधिक स्टैमिना वाले दुश्मन हल्के नुकसान उठाएंगे और 3 से अधिक स्टैमिना वाले दुश्मन लगभग कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, जीरो ने आगे बताया। अभिमन्यु आखिरकार समझ गया कि प्योर एनर्जी पार्टिकल से वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। एनर्जी पार्टिकल से दुश्मनों को मारने की तुलना में कास्टिंग मंत्र बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगा।
इसके अलावा ये पार्टिकल्स जितना नुकसान पहुंचा सकते थे उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा महंगे थे। अभिमन्यु ने फिर से जीरो से पूछा, जीरो, लकड़ी के निशान को नष्ट करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 19 डिग्री, जीरो ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसने अपना काला खंजर खींचा और निशान की ओर चल पड़ा। अभिमन्यु हैरान था कि स्लैश ने निशान को नहीं तोड़ा था। वो निशान अभी भी स्थिर खड़ा था, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने उस जगह को छुआ, वो लकड़ी 2 भागों में बट गया। उसका ऊपरी हिस्सा जमीन पर गिर गया। अभिमन्यु ने सोचा कि वाह, ये तो टूट गया, लेकिन शायद मुझे इसे और अधिक ताकत से काटना चाहिए था। इसका मतलब है कि हमला करते वक्त मेरी शारीरिक शक्ति 19 डिग्री एनर्जी के बराबर होती है। अभिमन्यु बाद में अन्य प्रकार के एनर्जी पार्टिकल्स का परीक्षण करता रहा। जीरो के स्टोरेज फंक्शन के साथ अभिमन्यु के शरीर में कुल 30 डिग्री एनर्जी थी, लेकिन विभिन्न प्रकार के एनर्जी पार्टिकल्स में वो अलग अलग बटी हुई थी। पवन एनर्जी के पार्टिकल्स का घनापन कम था। अभिमन्यु ने 19 डिग्री एनर्जी के साथ लकड़ी के निशान को खत्म कर दिया। उसने जिस वायु मंत्र का आह्वान किया था वो एक छोटे बवंडर की तरह दिखता था। अन्य 2 जादूगर स्टूडेंट जिनसे वो पहले भी मिला था, वो भी हर दिन लेबोरेटरी में आते थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र की महिला थी जो रैंक 3 की जादूगर स्टूडेंट थी। वो जादू में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना चाहती थी। बगल में एक और जादूगर स्टूडेंट था जिसका नाम अभिजीत था। वो सानवी का भतीजा था। उसके पिता एक अमीर व्यापारी थे और वो परिवार की उम्मीद था। अभिजीत रैंक 2 का जादूगर स्टूडेंट था। पहले वो अभिमन्यु से बात नहीं करता था, पर एक दिन अभिमन्यु ने उससे संपर्क किया और पूछा कि वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसने आखिरकार बात करना शुरू कर दिया। तब से उन दोनों की जान पहचान हो गई। अभिमन्यु ने हरी लौ की किरण से लकड़ी के निशान पर प्रहार किया। निशान हरी लौ में ढका हुआ था और तुरंत जलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो राख के ढेर में बदल गया। अभिमन्यु के कहने पर एक बार फिर से जीरो ने उसे जानकारी दी। चमकते हाथी का दिल, ज्वाला पड़ताल, नुकसान का प्रकार, एनर्जी, जादुई शक्ति 12 डिग्री, दिमागी शक्ति की खपत 1, मन मंत्र की खपत 0। इस बार अभिमन्यु परिणाम से संतुष्ट था। उसने सिर हिलाया और दिल को वापस अपनी थैली में डाल लिया। वो दिन में केवल 2 बार फ्लेम स्ट्राइक कर सकता था, लेकिन वो इसका इस्तेमाल तुरंत कर सकता था और जो भी नुकसान इससे होता था उससे अभिमन्यु संतुष्ट था। 12 डिग्री की शक्ति सामान्य कवच के टुकड़ों में घुस सकती है और एक शूरवीर को घायल कर सकती है। हालांकि ग्रैंड योद्धा की अपनी एनर्जी रुकावटें होती हैं, इसलिए संभावना है कि इससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। अभिमन्यु के पास अभी भी दूसरे दिल से बना एक बम था। उसे लगा था कि बम की ताकत जो है वो दिल से कहीं ज्यादा होगी। अचानक अभिमन्यु ने सुना कि कोई ताली बजा रहा है। उसने हैरान होकर चारों तरफ देखा। सानवी मुस्कुराई और उसके पास चली आई। महिला का चेहरा औसत दर्जे का था और उसके भूरे बाल उसके कंधों पर लिपटे हुए थे। उसके होंठ पतले थे और उसकी आंखें तेज और चमकदार। अभिमन्यु, तुम्हारा प्रयोग कैसा चल रहा है? उसने पूछा। सानवी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अभिमन्यु उसकी मुस्कान की वजह नहीं समझ पा रहा था। सानवी को देखकर उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, पर वो क्या चीज थी ये वो नहीं समझ पाया। हाँ, मेरा अभ्यास लगभग हो गया है। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया। वो सानवी से कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। चमकता हुआ दिल सिर्फ एक औसत विशेष वस्तु थी और अभी उसके लिए केवल एक महत्वपूर्ण चीज थी, और वो चीज थी नए मंत्र का मॉडल जिसकी वो फिलहाल जांच कर रहा था। सानवी, क्या आपको मुझसे कुछ बात करनी है? अभिमन्यु पलटा और कहकर मुस्कुरा दिया। अभिजीत अभिमन्यु से बात करने से डरता था क्योंकि अभिमन्यु का रैंक 3 था। रैंक 3 के जादूगर स्टूडेंट्स रैंक 2 के जादूगर स्टूडेंट की तुलना में स्कूल के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण थे। जादूगर स्टूडेंट्स के लिए रैंक 2 से रैंक 3 तक जाना बहुत कठिन था, इसलिए रैंक 3 के स्टूडेंट्स को खास माना जाता था। हालांकि सभी जादूगर स्टूडेंट्स को जादूगर के प्रोफेसर से मिलने का मौका मिला था, लेकिन प्रोफेसर्स उन पर ज्यादा समय नहीं लगाते थे जो कि कम रैंक वाले थे, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे जरूरी काम थे। इन 2 लोगों के साथ अभिमन्यु की मुलाकात क्या उसके जीवन पर कोई नया प्रभाव डालेगी? क्या अभिमन्यु अपने मिशन की ओर हमेशा ही अकेला चलता रहेगा, या फिर वो इस सफर में कोई साथी ढूंढ लेगा?